हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 6 क्लास का 9 चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में सेम क्लास का एक पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। और इसके लास्ट में हम लोग हर्षवर्धन के काल को भी जाना था कि हर्षवर्धन के काल के बारे में हमें जानकारी किस चीज से मिलती है। तो हर्षवर्धन जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, जिनके बारे में जो जानकारियां हैं वो उनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनके द्वारा लिखा हर्षचरित में उनके बारे में जानकारियां मिलती है। इसके अलावा हम लोग देखें क्या कि जो हर्षवर्धन थे वो पूरब के राज्य को अपने अधीन किए थे। पूरब में वो बंगाल से लेके कन्नौज को भी अपने में मिला लिए थे, अपने साम्राज्य में मिलाया था। वो काफी शक्तिशाली शासक थे। लेकिन जैसे वो दक्षिण की तरफ कूच किया, दक्षिण की तरफ विजय हासिल करने की कोशिश की, तो उन्हें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रोक लिया गया था। तो अब इस वीडियोस में हम लोग मेन पढ़ेंगे दक्षिण के साम्राज्य के बारे में। उस टाइम में दक्षिण में कौन से साम्राज्य का वर्चस्व था उसके बारे में जानेंगे। तो पूरब में आप जैसे देख रहे हैं कि हर्षवर्धन का काल था। तो हर्षवर्धन जब दक्षिण की तरफ अपना विजय अभियान शुरू किया, तो उन्हें जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश थे, उन्होंने वहां आने से रोक दिया। तो इनका जो विस्तार था केवल पूरब तक ही सीमित रह गया। अब दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दो साम्राज्य उस टाइम में, दो जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं, वो था एक आपका पल्लव और दूसरा था आपका चालुक्य। ये दक्षिण का है, दक्षिण के राजवंश। इन दो राजवंशों में हम लोग देखते क्या है, जो पल्लव और चालुक्य थे, ये चालुक्य के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने ही पल्लव जो आपका हर्षवर्धन थे उनको आने से रोका था। साथ में इन दोनों के बीच, पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव नरेश के जो पल्लव के शासक थे, इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। ये दोनों एक दूसरे के सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। और अंत में पुलकेशिन द्वितीय जो है वो पल्लवों को हराने में सफल हुए। इनको भी हराने की कोशिश की। इनके बारे में जो पुलकेशिन द्वितीय है उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इनके राज्य कवि राज्य कवि जिनका नाम है रवि कीर्ति। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पुलकेशिन के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो रवि कीर्ति द्वारा रचित, उनके द्वारा जो उनकी प्रशस्तियों में प्रशस्तियां रची गई थी, प्रशस्तियों से जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये इनके जानकारियों के बाद हम देखेंगे जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो दक्षिण की तरफ अपना अभियान बढ़ाते गए। ये काफी शक्तिशाली होते गए और ये पूरब और पश्चिम दोनों ही समुद्री इलाकों जो थे, तटों को जीत लिया था, अपने अभियान वहां पे चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। इसका जो विवरण है वो हमें रवि कीर्ति की जो प्रशस्तियां हैं, इनके द्वारा लिखी गई प्रशस्तियों में कहा गया है कि जो हर्षवर्धन है, अब वो हर्ष का मतलब क्या होता है, आनंद। अब हर्ष हर्ष नहीं रहे। इस युद्ध के बाद वो कभी हर्ष नहीं हो पाए, मीन्स अब वो कभी खुश नहीं हो पाए, क्योंकि इनके द्वारा उनको हार मिला था। तो ये इनके प्रशस्तियों में ये उल्लेख किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजाओं के हुए ऊपर आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार में छुपना पड़ा था। इसके बाद इनकी जो लड़ाइयाँ थी, जो पुलकेशिन द्वितीय है, वो इनकी जो विजय है वो अल्पकालीन थी, ये लंबे समय तक नहीं रहे। इनके इनको हराने के लिए इनकी लड़ाइयाँ, अब दोनों ही वंश जो थे, पल्लव और चालुक्य, ये आपस में इतने ज्यादा लड़ते थे कि ये दोनों का जो शासन है वो काफी दुर्बल होता चला गया, वंश बहुत ही दुर्बल हो गया। और इन दोनों को हराने के लिए अब दूसरा राज्यवंश आया, जो है राष्ट्रकूट और चालुक्य। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इन दोनों का दक्षिण में वर्चस्व हो गया था। अब उस टाइम की अगर हम राज्य व्यवस्था को देखें कि उनका प्रशासन किस तरह से चलता था दक्षिण में, तो प्रशासन की बात करें तो जैसे पहले के शासक कर इकट्ठा करते थे, उसी तरह से ये इन लोग का भी राजा भी यहाँ के इस तरह के
के राजाओं की तरह भी ये लोग भी भूमि कर को महत्वपूर्ण मानते थे, और इससे ही अपनाते थे, भूमि कर को लगाते थे। प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी, अब प्रशासन किस तरह से बटा हुआ था, तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या था? गांव था। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजा अब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले जो भी लोग थे उनका समर्थन जुटाने लगे। जो भी शक्तिशाली लोग थे उनका, जो राजा थे, वो समर्थन लेने लगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो प्रशासनिक पद होता था, जो प्रशासनिक पद था उसको क्या किया गया? प्रशासनिक पद को वंशानुगत कर दिया गया था। अनुवांशिक, अनुवांशिक कर दिया गया था। अनुवांशिक का मतलब क्या हुआ कि जो भी पद, जो भी जो उनका ओहदा होता था, अब उस पद पे पिता के बाद बेटे का हक मिलने लगा था। जैसे आप देखेंगे कि जो उस टाइम के कवि थे हरिसेन, वे अपने उनके पिता महादंड नायक थे, उनका स्थान इनको मिल गया था। तो इस तरह से इनको दो दो पद मिले थे। तो उस टाइम के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो एक टाइम में दो दो पद पे आसीन थे। जैसे हरिसेन हुए, वो महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारात्मक अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, और संधि विग्रह भी थे, मतलब युद्ध और शांति के विषय पर भी काम करते थे। तो इस तरह से एक व्यक्ति कई कई पद को धारण किए हुए थे। संभवतः वहां के जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख जो व्यक्ति होते थे, वो उनका बोलबाला बहुत ज्यादा होता था। जैसे बैंकर हुआ, शहरी व्यापारी हो गया, या सार्थक, यानी कि व्यापारियों का जो काफिला होता था, उसका जो नेता होता था, ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। और ये कुलीन अर्थात मुख्य रूप से शिल्पकार अ, या लिपिक जो होते थे वो प्रधान होते थे। लिपिक के जो प्रधान होते थे वो सब महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती रही, पर समय के साथ साथ इसमें कुछ व्यक्तियों इतने अधिक शक्तिशाली हो गए, क्योंकि इनको एक तो पद जो होता था, जो प्रशासनिक पद था, वो उसको वंशानुगत कर दिया गया था। तो उस पे इनका अधिकार ज्यादा हो गया था। साथ में ये लोग ज्यादा मजबूत होते चले गए, और जैसे जैसे ये लोग ज्यादा प्रभावशाली होते गए, शक्तिशाली होते गए, तो ये क्या होते थे, जैसे ही जो शासक होते थे वो कमजोर होते थे, उस स्थान पे ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सोच लेते थे। तो एक प्रकार की सेना, अब सेना के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम की जो सेना थी वो किस तरह की थी। तो कुछ राजा अभी भी पुराने ढंग से, जैसे जो पुरानी रीतियों को अपनाते थे, एक सुसंगठित सेना रखते थे। सुसंगठ सेना की व्यवस्था थी। सुसंगठित सेना में कौन कौन से आते थे? जैसे हाथी हो गया, हाथी, रथ, घुड़सवार, या पैदल सेना, सेना इस तरह के रखे जाते थे। इसके अलावा ये लोग क्या किए कि कुछ घुड़सवार के साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। सेना नायक, ये कौन व्यक्ति होते थे? जो सेना नायक होते थे वो राजा को सैनिकों की सहायता देते थे। आवश्यकता जब राजा को पड़ती थी युद्ध में, तो ये सेना नायक उनको सैनिक की सहायता देते थे। सैनिक सहायता देते थे, राजा को देते थे, वो देते थे। इसके बदले में राजा जो है, इसके बदले में राजा इनको क्या देता था? सेना नायक को क्या देता था? वेतन की जगह पर, वेतन के स्थान पे जमीन देता था, भूमि देता था। तो इस तरह से सेना नायक, कोई नियमित वेतन तो उनको नहीं मिलता था, लेकिन उनको जमीन दे दिया जाता था। अब ये इस भूमि पे कर वसूल करते थे, कर वसूलते थे। और इसका जो कर से जो प्राप्त धन आते थे उसका ये सेना पे, फिर जो उनके लिए हथियार होते थे उस पे, इस सब पे खर्च करते थे। हाथी या घोड़े जो भी रखते थे उस सब पे, उसकी देखभाल पे ये खर्च करते थे। ये जो हथियार जुटाते, इस तरह के जो व्यक्ति होते थे सेना नायक टाइप, वो आगे चल के क्या कहलाए? इसको आगे चल के सामंत कहा जाता था।
अब यहाँ से ये सामंत शब्द आता है। सामंत का मतलब क्या हो जाता है, जिसके पास सैनिक शक्ति भी होती थी, साथ में उनके पास भूमि भी होती थी, क्योंकि दोनों ही शक्ति, तो ये धीरे धीरे होते होते ये काफी शक्तिशाली हो गए। इनके पास सैनिक भी थे और साथ में भूमि भी थे, तो ये काफी शक्तिशाली हो गए। तो जैसे ही शासक वर्ग दुर्बल होते थे, तो ये जो सामंत होते थे वह स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे थे और अपना एक स्वतंत्र राज्य कायम करते थे। अब देखेंगे कि दक्षिण के राज्यों में सभाएं किस तरीके से होती थी। तो पल्लव के अभिलेख से हमें स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। जैसे इनमें से एक था आपका ब्राह्मण भूस्वामी का जो संगठन होता था, ब्राह्मण भूस्वामी, भूस्वामी के संगठन को क्या कहा जाता था? संगठन को सभा कहा जाता था। अगर ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, ये जो सभाएं बनाई जाती थी वो क्या, उनका क्या क्या काम था? तो ये सभाएं जो है अलग अलग उप समितियां बनाती थी, और वो उनका कार्य होता था जो भी सिंचाई हो रही है, खेती बाड़ी हो रही है, उनसे जुड़े काम, या सड़क निर्माण हो रहा है, स्थानीय मंदिरें बनवाई जा रही है, उन सभी चीजों का देखभाल करना इसका काम होता था। इसके अलावा कुछ इलाकों में जो भूस्वामी होते थे, अगर वो ब्राह्मण नहीं है, कोई दूसरे जात का जो भूस्वामी होता था, उन वहां उर नामक सभाएं बनाई गई थी। होने का बात कहा गया है। नगरम किसे कहते हैं? जहां व्यापारियों के एक संगठन का नाम नगरम, नगरम व्यापारियों का संगठन होता था। इसमें क्या होता था कि इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। इनमें से बहुत सी जो स्थानीय सभाएं होती थी वो काफी शताब्दी तक चलती रही। अब हम लोग देखेंगे क्या उस जमाने में आम लोग की जिंदगी क्या थी, स्थानीय लोगों की जिंदगी के बारे में जानेंगे। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक से मिलती है। तो उस टाइम की जो जानकारी है, आम लोगों की जानकारी, आम लोगों की जानकारी किससे मिलती है? नाटक से मिलती है, से मिलती है। इसी तरह अगर हम कालिदास की बात करें, तो कालिदास कालिदास अपने नाटक में क्या है, जो अमीर लोग होते थे, जो जैसे राजा हुए या अधिकांश जो ब्राह्मण होते थे, उनको संस्कृत में बोलते हुए दिखाते थे। और जो अन्य लोग होते थे, साधारण लोग या महिलाएं को प्राकृतिक रूप में प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया जाता था। उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक था, उनका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास का कौन सा नाटक है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो नाटक है, ये दुष्यंत नामक राजा और एक शकुंतला नाम की एक युवती के प्रेम कहानी के पर दर्शाया गया है। साथ ही उनके जो नाटक है उसमें गरीब मछुआरों का राजकर्मियों द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके बारे में भी दिखाया गया है। इस कहानी में मेन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है वो किसके किसके बीच के को दर्शाता है, किन किन को दर्शाता है। तो ये जो है एक राजा जो दुष्यंत नामक राजा है, और उनकी जो प्रेमिका है जिसका नाम शकुंतला है, उसके प्रेम कहानी को दर्शाया गया है इस नाटक के जरिए। साथ में ये जो मछुआरा है, इसकी कहानी ये है कि ये जो शकुंतला नाम की जो राजकुमारी थी, उनका अंगूठी इन मछुआरों के एक मछली ने निगल गया था, जिसको ये पाने के बाद वो राज दरबार में जाता है राजा को वापस करने के लिए। लेकिन राजा के जो जो भी अधिकारी होते हैं, वो लोग उनपे चोरी का इल्जाम लगाते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो भी राजा उसको उपहार देता है अंगूठी मिलने की खुशी में, तो उस पैसे का भी ये राजकर्मियों द्वारा
हड़पने की कोशिश की जाती थी। इस तरह की स्टोरी इसमें दिया गया है। ये आपके एग्जाम में स्टोरी नहीं पूछा जाता है, मेनली पूछा जाता है कि ये नाटक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका है कालिदास द्वारा, और ये किस किस के बीच की कहानी है, ये कहा गया है। उसी टाइम में आप देखेंगे कि जो चीनी यात्री थे, फारसियन जो आए थे, उन्होंने भी आम लोगों की जिंदगी को देखा, और राज दरबार में ऊंचे और शक्तिशाली लोगों द्वारा जो अछूतों के साथ व्यवहार किया जाता था, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जैसे आप देखेंगे कि किस तरीके से छुआछूत माना जाता था। जो बड़े लोग होते थे, जो शहर के मुख्य लोग होते थे, तो इन लोगों को शहर से दूर रखा जाता था। अगर ये शहर के बाजारों में प्रवेश करते थे तो उनको कुछ संकेत देके ही प्रवेश करना होता था। इस तरह के भेदभाव को जो चीनी यात्री आए थे, फारसियन, उन्होंने अपने लेख में दर्शाया है। तो ये हमारा जो था आपका 9th चैप्टर था, जिसमें केवल इतना ही पढ़ना है। इसमें आपको हर्षवर्धन के बारे में एक जानकारी मिलती है, और दूसरा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, गुप्ता साम्राज्य के बारे में, जो समुद्रगुप्त हैं उनकी कुछ जानकारी है। क्योंकि इसमें अगर नेक्स्ट आगे की क्लास में जाएंगे तो इसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपके जो सीटेट के एग्जाम में है, केवल इतने ही पोर्शन से पूछे जाते हैं। जैसे गुप्ता साम्राज्य के बारे में ऊपर की क्लासों में जाएंगे तो पूरा साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना रहता है, उनकी आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ पढ़ना रहता है। लेकिन यहाँ पे केवल आपको समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, उनका विजय अभियान पढ़ना है, प्रशस्ति क्या होती है, इन सभी चीजों को केवल देखना है। तो ये आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब लास्ट 6th क्लास का एक ही चैप्टर बचा है, 10वां चैप्टर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग 7th क्लास एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री का। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सारा टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।